हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में बार ग्राफ का कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो CHSL में डायरेक्टली पूछा हुआ सवाल है। मतलब CHSL के वो सवाल जो सिलेक्ट किए हैं मैंने आपके आज के क्लास के लिए, उसमें से आपको जो चीज़ें सीखने को आज अलग मिलेगी वो ये है कि सवाल का कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, सवाल को देखकर कैसे आप उसको छोटा करते हैं और सवाल में कहाँ पे लेवल आपसे टफ करा देगा। इसका मतलब जो सीधी सवाल होगी वो आपसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर देगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा कभी कभार क्या करते हैं, एग्जाम्स नज़दीक होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये टॉपिक हमारा ज़्यादा अच्छा है तो इसकी हम तैयारी करते हैं और कुछ सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। जैसे पार्टनरशिप कुछ लोग छोड़ देते हैं, चलो भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ कोशिश कीजिए कि ना हो। मतलब तैयारी करने का एक प्लान होना चाहिए, प्लान के अनुसार आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए। क्योंकि आज के क्लास का एक ऐसा सवाल है जो आप DI पढ़ने के बाद भी उसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। वो डायरेक्टली सवाल ना परसेंटेज से कनेक्टेड है, जो मैंने बताया था DI में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वो सवाल में आपको ये सब कुछ नहीं है। वो सवाल में क्या है, वो सवाल डायरेक्टली एक टॉपिक को उठाकर डाल दिया गया है DI के फॉर्म में और सवाल को DI का सवाल बना दिया गया है। तो उस तरह के सवाल में अगर आपने प्रीवियस टॉपिक छोड़ रखा, जो कनेक्टेड टॉपिक है, वो सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अगर वो टॉपिक आपकी नहीं पढ़ी है तो फिर आपका ये सवाल नहीं बनेगा। मतलब एक टॉपिक नहीं पढ़ने से आपका दो टॉपिक का सवाल दिक्कत करेगा। तो इस तरह की दिक्कतों से बचिए और टाइमिंग अपना सही सेट कीजिए। देखिए, हम पहले सवाल के साथ आपके स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या है स्क्रीन पे, अब देखिए इसको। फर्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि 4 फार्मर हैं, F1, F2, F3 एंड F4। ये चारों फार्मर अनाज का उत्पादन करते हैं और फिर उसकी बिक्री करते हैं। मतलब उत्पादन भी करते हैं और बेचते भी हैं। जो दो लाइन का एक साथ F1 दिखा रहा है, ये बता रहा है फार्मर F1 का। ये दो लाइन दिया हुआ है जिसमें से फर्स्ट लाइन आपको दिखा रहा है क्या चीज़ का, उत्पादन का, प्रोडक्शन का। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादन। जो सेकेंड आपका ये है ग्राफ है, बार है, ये बता रहा है आपको सेलिंग के बारे में, कितना आइटम सेल किया गया है। और जो भी सामान दिए गए हैं एक क्विंटल में दिया गया है कि क्विंटल में वजन है। मतलब 520 क्विंटल, 410 क्विंटल, इस तरह। मुझे नहीं पता धान की खेती हो रही थी, गेहूं की खेती हो रही थी या किसी और चीज़ की, मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अनाज है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सारा एक ही टाइप का है। अब सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि जो F1 का जो उत्पादन है, किसान F1 का जो उत्पादन है F2 के तुलना में कितना कम है, कितना % कम है। तो आप कैसे इस तरह के सवाल बनाएंगे। सेकेंड सवाल पूछ रहा है कि एवरेज जो है, सबका जो सेलिंग हुआ है, सबका जो बिक्री हुआ है, उसका औसत वैल्यू क्या है। एक लास्ट सवाल बोल रहा है कि जो सेल किया गया है, कुल सेल जो है, और जो कुल उत्पादन है, जो प्रोडक्शन कुल है, कुल बिक्री और कुल प्रोडक्शन का अनुपात क्या है। क्लियर, सवाल आपको समझ में आ गया है। अब देखिए सवाल में कैसे सोल्व करेंगे सवाल को। जी मैंने बताया कि सवाल को इजी करना है, तो कभी भी सवाल जब आप एक से सामने आता है तो आप इसको डेटा पे नज़र डालेंगे। देखिए इस सारे डेटा में एक जीरो आपके सामने हर जगह कॉमन है, तो इस जीरो को आप क्या कीजिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मतलब दिमाग से निकाल देना है। दिमाग से निकालने का मतलब कैलकुलेशन के लिए सिर्फ दिमाग से निकालना है, परमानेंटली दिमाग से नहीं निकाल देना। मतलब दिमाग में रखना है, कैलकुलेशन के लिए इसको इग्नोर कर देना, हटा देना, ये हमारे पार्ट का नहीं है। कहाँ पे इसकी काम आएगी, जहाँ भी रेशियो पूछ रहा है, जहाँ भी आपको परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब बढ़त या घटत पूछ रहा है, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, जैसे एवरेज क्या होगा, तो एवरेज इसी तरह की चीज़ें होगी, वहाँ पे आपको वैल्यू पूछेगा। बोलेगा यहाँ से यहाँ में कितना घट गया, कितना प्रतिशत घटा, नहीं कितना घट गया, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इस जीरो का जो हम हटा रहे हैं। इसीलिए दिमाग में रखना है, कैलकुलेशन से सिर्फ हटाना है। तो बात करते हैं पहले कि F1 और F2 की। तो आप बताइए कि F2 का प्रोडक्शन 66 है जबकि F1 का प्रोडक्शन 52 है, कितना कम है। तो आप कहेंगे सर 14 कम है। तो 14 कम है, 66 की तुलना में बात कर रहा, तो आपका ये पहले सवाल का जवाब हो गया। आप इसको सोल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको करेक्ट। क्लियर है। 21 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 और ये 33, तो ये आ जाएगा 21 पूर्णांक 7 बटे, यही आना चाहिए, 21 पूर्णांक 7 बटे 33। अब देखिए नेक्स्ट आपसे आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सेकेंड की एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज के लिए मैं जो कौन तरीका बताया हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, आपको वही अप्लाई करना है। मैं बोल रहा हूँ कि सबका एवरेज निकालना है, किसका, सेलिंग का।
मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। आप डेटा देखिए, आप बंद करके किसी एक को मान लीजिए एवरेज, मैं मान ले रहा हूँ 50 को कि 50 ही इसका एवरेज है। अब हम चेक करते हैं इसमें से कुछ बढ़ेगा, अगर टोटल अरेंज करेंगे तो, सेटअप करेंगे तो। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत मतलब क्या? बराबर का बंटवारा। अगर बार बार हर किसी को हम बराबर देते हैं तो उसमें से जो बढ़ेगा वो यहाँ पे बढ़ा देंगे। मतलब 50 ही हम सबको मानेंगे, सबके पास 50 है, इसके बाद भी कुछ बचता है तो सबको फिर से मिलेगा, चारों को। 4 फार्मर है। नहीं बचता है तो ठीक यही एवरेज है। घट जाता है तो जितना घटेगा उसका एवरेज वैल्यू चारों से ले लेंगे और उसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने 50 को ही एवरेज माना है। यहाँ पे आपको कितना घट रहा है? 9 घट रहा है। ये आपका ओके है। यहाँ पे आपको 7 घट रहा है, कितना हो गया? 16 आपको घट रहा है। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 12 ज़्यादा है, यहाँ पे 12 ज़्यादा है, इसका 12 ले लीजिए और ये जो 16 घट रहा है तो उसके साथ उसको मिलाइए तो अभी भी आपको 4 घट रहा है। जो 4 घट रहा है सबको मिलेगा तो एक आदमी को कितना पड़ेगा? तो 1 पड़ेगा। और ये जवाब कितना आ गया? 49। आपने एक जीरो अपने मन से हटाया था, वो जीरो वापस अब लाइए और यहाँ पे लिख दीजिए और ये हमारा हो जाएगा 490 क्विंटल। हमारा क्या हो गया? औसत बिक्री हो गया चारों किसान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल करा टोटल सेल बटा टोटल प्रोडक्शन। आपने अभी पता किया कि जो सेलिंग है 49 एवरेज है, मतलब चारों मिला के 49 बटा 4 आपका क्या आ जाएगा? कुल सेलिंग आ जाएगा। आएगा कि नहीं? टोटल प्रोडक्शन कितना आएगा? तो कहेंगे सर सेलिंग से ज़्यादा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा है तो जितना बेचा है उतना तो कमाया ही होगा। कमाया होगा कि नहीं? उतना तो उत्पादन किया होगा, कुछ और उत्पादन किया होगा। कितना और? तो कहिए कि यहाँ पे देखिए जितना सेल किया उससे कितना ज़्यादा उत्पादन है, तो कहेंगे 11। यहाँ पे 16 तो कितना हो गया? 27 ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कितना है? 12 तो कितना हो गया? 39। और यहाँ कितना आपका आ गया? 10 तो कितना हो गया? 49। 49 को कॉमन लेके हटा दीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 4 और नीचे 4 + 1 आपका 5 और ये आपका अनुपात हो गया जो आपसे पूछ रहा था। कैलकुलेशन जरूर ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप सबको जोड़ने जाते हैं टोटल सेल तो पता चलता है कि आपका यहाँ पे जो टोटल सेल आपने निकाला है इनडायरेक्टली जो औसत है वही तो टोटल सेल है, जो 4 से गुना करना है। ये आपका मेहनत बेकार चला गया अगर आप यहाँ पे फिर से जोड़ने बैठ गए तो। अगर आप टोटल प्रोडक्शन जोड़ने बैठ गए तो भी आपको थोड़ा सा टाइम किल करेगा, बड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। देखिए सेकेंड सवाल, इसी सवाल के बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि सवाल ऐसे भी हैं जो आपके डीआई के हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें कहीं भी डीआई का नहीं लगने वाला है। जैसे कि ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है क्या कि ये जो है आपका रेड वाला ग्राफ जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ रेड, ये आपका इनलेट पाइप है और इसके साथ जो दिया है वो भी इनलेट ही पाइप है। मतलब इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई यूज ही नहीं है। बस ये बता रहा है कि ये भी एक साथ काम करने वाला है, सी डी एक साथ काम करने वाला है, EF GH PQ ऐसा लिखा है। मतलब दर ग्राफ के अनुसार आप बोल सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। सवाल आपसे बोल सकता था कि C को यहाँ से उठाता, H को यहाँ से उठाता और बोलता दोनों काम कर रहा है, A को यहाँ से उठाता, E को यहाँ से उठाता, बोलता दोनों काम कर रहा है। हालांकि सवाल जो भी पूछा वो कम्बिनेशन के ही फॉर्म में पूछा है। सवाल कह रहा है कि जो कुछ पाइप है जो पानी भरने वाला है उसका टाइम हम मिनट में दिखा रहे हैं आपको। सवाल कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये 15 मिनट है, 10 मिनट है, मतलब टंकी को भरने के लिए, पूरा भरने के लिए जो पाइप ए है वो 15 मिनट लेता है, बी 10 मिनट, ई 25 मिनट, पी 15 मिनट, इसी तरीके सबका दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है पी और क्यू को अगर एकाएक ही करके हम चालू करते हैं, पहले मिनट के लिए पी, फिर अगले मिनट के लिए क्यू, फिर अगले मिनट के लिए पी, फिर अगले मिनट के लिए क्यू, इस तरीके से करते हैं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले मुझे बताइए P कितने समय में पूरी टंकी भर लेगा, तो आप कहेंगे सर 15, Q तो आप कहेंगे 30। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो आप इफिशिएंसी की बात कीजिएगा। इफिशिएंसी की बात कीजिएगा तो आपको पहले पता करना होगा टंकी की कैपेसिटी क्या है। तो इस तरह के सवाल में जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको पता है वो सवाल बना लेंगे, मुझे पता है, जो टाइम एंड वर्क पढ़े हैं। जो टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस तरह के सवाल में जहाँ पे 2 लोग या 3 लोग आपस में काम करते हैं एक साथ मिलकर, चाहे अल्टरनेट काम करें चाहे एक साथ लगातार काम करें, आपको ध्यान क्या रखना होता है? ये ध्यान रखना होता है कि हमें, अगर सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ मैं, कि अगर आप ये मान लें कि चलिए भाई टंकी की कुछ कैपेसिटी रही होगी, तो टंकी की कैपेसिटी एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे दोनों जो नंबर इन दोनों से कट सके। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 30 है। आप 60 ले लीजिएगा तो भी आंसर करेक्ट आएगा।
आप 90 लीजिएगा तो भी आंसर करेक्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को गुना करके लीजिएगा तो भी आंसर करेक्ट आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये 15 मिनट में पूरी टंकी भरता है, तो इसका मतलब 30 यूनिट की टंकी भरने में, आप इसको लीटर भी मान सकते हैं कि 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी थी। तो इसका मतलब हो गया कि 15 मिनट में 30 लीटर भरता होगा, और ये जो है 30 मिनट में 30 लीटर भरता होगा, मतलब हर एक मिनट में ये 2 लीटर भरता होगा, जबकि ये हर एक मिनट में 1 लीटर भरता होगा, है कि नहीं है। यहाँ से एक बात और आपके सामने आ रही है कि 1 मिनट में ये 2 लीटर भरता है, मतलब आप कह सकते हैं सर इसका जो स्पीड हो गया वो 2 लीटर पर मिनट हो गया, और इसी स्पीड को एफिशिएंसी बोलते हैं और हिंदी में क्षमता बोलते हैं, इसी को दर बोलते हैं, सब कुछ इसी को बोलते हैं, रेट भी इसी को बोलते हैं। तो आप बताइए कि अगर पहले मिनट P काम करेगा तो 2 यूनिट भरेगा, दूसरे मिनट Q काम करेगा तो 3 यूनिट भरेगा, टोटल समय कितना हो गया, तो कहेंगे समय सर अब तक 2 मिनट हो चुका है, समय कितना हो गया 2 मिनट, 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट इसके लिए, और 3 लीटर पानी भरा गया है। इसलिए लेकिन आपको तो कह रहा है कि टंकी पूरा भरना है, टंकी की कैपेसिटी आपने 30 मानी है, तो 30 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा। यही जो है इस सवाल का जवाब है। आपसे यही सवाल पूछ रहा था, क्लियर है। अब देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि जो डी है ये आधे समय के लिए काम करता है और अगले आधे समय के लिए सी और डी दोनों मिलकर करता है काम। तो आप बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। डी आधे समय के लिए काम करता है, फिर जो आगे का आधा समय बचा उसमें सी और डी दोनों काम करता है, तो आपको बताना है पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इस बात को बड़े आराम से समझिएगा, मैं छोटे में समझा रहा हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये आधा समय हो गया और ये आधा समय हो गया। यहाँ सी डी काम कर रहा है, यहाँ पे पहले डी काम कर रहा है आधे समय के लिए, फिर सी और डी दोनों काम कर रहा है। आपसे मैं एक बात पूछूंगा तो आप कहिएगा सर यहाँ का समय और यहाँ का समय बराबर होगा कि नहीं, ये भी आधा समय ये भी आधा समय है। मैं यहाँ का समय पता कर लेता हूँ, उसको डबल कर दूंगा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ का समय पता कर लूँ, उसको डबल करूँगा आंसर आ जाएगा। बात एक ही है। आप मुझे बताइए कि जितना समय सी डी यहाँ काम किया उतना ही समय डी यहाँ काम किया है। इसका मतलब डी की बात करेंगे तो डी के बारे में बात ये हो गई कि अगर ये समय डी यहाँ लगा देता, ये समय ये डी यहाँ लगा देता, तो इसका मतलब ये होता है कि C+2D आप कह सकते थे कि यहाँ पे C+2D काम करेगा और इतना समय लगेगा, टंकी भर जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इतना ही समय में टंकी भरना है तो आपको D को यहाँ लाना होगा। इसका मतलब D अपने क्षमता से दुगना पे काम करेगा और C अपने क्षमता के बराबर काम करेगा। क्षमता से दुगना क्षमता पे काम करेगा मतलब समय कितना लेगा, ज़्यादा या कम, कम लेगा। आप स्पीड डबल कर देंगे तो समय सीधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये दुगना क्षमता से काम करेगा तो जहां नॉर्मल क्षमता पे 20 मिनट समय ले रहा है वहां पे दुगना काम क्षमता से काम करेगा तो मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। और सी अपनी नॉर्मल क्षमता से काम कर रहा है, सी 15 की क्षमता से काम कर रहा है। और आप पढ़े होंगे कि अगर एक आदमी 15 मिनट में कोई काम करता है, दूसरा आदमी 10 मिनट में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में काम करेगा। जिनको निकालना है एलसीएम मेथड से, अब 30 मान के एलसीएम निकाल लीजिए इस मेथड से, तो 15 दूना 30, 10 30, 3 2 5 आ जाएगा और टोटल एफिशिएंसी 5 हो गया। 30 को भाग करेंगे 6 आ गया, तो आपको पता चल जाएगा ये 6 मिनट है तो ये भी 6 मिनट, टोटल 12 मिनट। जिनको एफिशिएंसी एलसीएम का मेथड नहीं पता है उनको पता होगा कि जब दोनों एक साथ काम करता है तो टोटल समय क्या हो जाता है, 1/A प्लस 1/B बराबर 1/T। ये T टोटल समय है। यहाँ पे ये क्षमता ही है 1/15, 1/10 बराबर 1/T। T निकालेंगे 6 आएगा। इसी को जब सोल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा तो टोटल समय आता है AB/A प्लस B। अगर टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़े हैं तो इस बात को याद रखें, कभी भी दो लोगों को जो मिलाना हो एक साथ तो इस तरीके से मिलाते हैं, और दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं उसमें से एक को हटाना है तो यहाँ माइनस करते हैं। इसका मतलब 15 × 10 बटा 15 प्लस 10 कितना आ गया, 150 ऊपर दिख रहा होगा डायरेक्टली, यहीं बटा में 25, 6 मरतबे कटेगा और ये समय आ गया 6 मिनट। और आपको पता है ये भी समय दोनों बराबर ही था। इसका मतलब टोटल समय कितना लग गया, 12 मिनट का। और इसका जवाब कितना हो गया, 12 मिनट। अब आप बताइए क्या अगर इस सवाल में टाइम एंड वर्क आपका नहीं पढ़ा रहता तो इस सवाल आपसे सोल्व होता, नहीं होता। मतलब डीआई का वो सवाल है जहां पे आपको डीआई का कुछ भी नहीं लगना है, सिर्फ टाइम एंड वर्क का लगना है। अगर आपने टाइम एंड वर्क का स्किप किया था तो आपका डीआई भी स्किप हो गया इसके कारण। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका कैसे आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है क्या कि किसी कंपनी द्वारा, किसी फैक्ट्री द्वारा जो एक्चुअल
प्रोडक्शन है और जो टारगेटेड प्रोडक्शन है, मतलब टारगेट लिया गया था इतना प्रोडक्शन होगा या होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ कितना, इसका आपको हिसाब दिया गया है। कितने महीने के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब कुल 5 महीनों के लिए। जो लेफ्ट वाला जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है कि टारगेट कितना था, और राइट वाला दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ कितना। तो देख रहे होंगे कहीं पे जो टारगेट था प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हुआ है, कहीं पे टारगेट से प्रोडक्शन कितना हुआ है, कम हुआ है। मतलब एक्चुअली कहीं कम हुआ प्रोडक्शन, कहीं ज़्यादा हुआ है। अब देखिए इसी पे सवाल सेट किया हुआ। सवाल सबसे पहला बोल रहा है क्या कि जो टारगेट लिया गया था जनवरी और अप्रैल में, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन था मार्च और अप्रैल में, इसका रेशियो क्या है। सिंपल रेशियो पूछ रहा है। इसी तरह से सेकेंड सवाल, हम इस बार सवाल को बनाते जाएंगे, एक बार में पूरा सवाल नहीं समझेंगे। अब देखिए इस सवाल को सोल्व करने का सबसे इजी मेथड मैंने बताया था पहले ही। हर जगह मुझे जीरो दिख रहा है तो मैं जीरो को हटा दे रहा हूँ, ताकि ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, कुछ करने में हमें इजी मिले, कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सके। और आपको फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए जीरो को रिमूव कर रहा हूँ, दिमाग से जीरो रिमूव नहीं हो रहा, जीरो वहीं पे है अभी तक। अब देखिए फर्स्ट में क्या ऑप्शन आपके सामने आता है कि जनवरी में और अप्रैल में टारगेट क्या था। तो कहेंगे सर टारगेट तो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला जनवरी में टारगेट 6 था, जबकि अप्रैल में कितना था, 9 था, तो कितना हो गया टोटल 15। एक्चुअली मार्च और अप्रैल में कितना प्रोड्यूस हुआ था, तो एक्चुअली मार्च में कितना प्रोड्यूस हुआ था, तो 10, और अप्रैल में 8, कितना हो गया था 18। 3 से काट दीजिए, 5 और 6 इसका अनुपात आ गया। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड बोल रहा है कि अप्रैल फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी, अप्रैल और मई में जो टारगेट हुआ था, लिया गया था प्रोडक्शन का, कितना हम उत्पादन करेंगे, जो टोटल का एक्चुअल प्रोडक्शन है उससे कितना प्रतिशत कम है। तो फरवरी, अप्रैल, मई में टारगेट कितना लिया गया था, तो देख लीजिए फरवरी में टारगेट 3 का था, जबकि अप्रैल में 9 का था, 9 3 12 हो गया, और मई में 10 कितने का था, 22 का टारगेट लिया गया था। जबकि एक्चुअल जो है टोटल कुल मिलाकर कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो कहेंगे सर 7 5 12 10 22 8 30 10 40 और 2 42, 22/42 कितना कम हुआ एक्चुअल प्रोडक्शन, तो कहेंगे इससे 20 कम हुआ है। आपको इसी की बात पूछ रहा है। फरवरी, अप्रैल, मई में टोटल 22 हुआ है, जबकि एक्चुअल कितना था, एक्चुअल टोटल सारे महीने मिलाकर कितना हुआ, 42, कितना कम हुआ ये पूछ रहा था। तो 20/42 कम हुआ। इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, और ये लगभग देख लीजिए 50 से थोड़ा सा कम आएगा। और आपको यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार आपका 47.6 आएगा। ऑप्शन बहुत क्लोज है तो आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्लियर? थर्ड सवाल पे चल रहे हैं। थर्ड बोल रहा है कि अप्रैल में जो एक्चुअल प्रोडक्शन था, अप्रैल में जो एक्चुअल था, जो भी वास्तविक जो प्रोडक्शन हुआ था किस महीने में, अप्रैल में। अप्रैल में वास्तविक कितना हुआ था, 8 का प्रोडक्शन हुआ था। ये जो 8 था, ये बोल रहा है एवरेज जो टारगेट था, सारे का जो एवरेज वैल्यू था टारगेट प्रोडक्शन का, उसका कितना परसेंट उससे ज़्यादा हुआ है। तो आप याद कीजिए कहीं पे आपने यहाँ पे एक्चुअल का या एवरेज निकाला है, एक्चुअल का टोटल निकाला हुआ है, जबकि यहाँ टारगेट का टोटल चाहिए आपको एवरेज के लिए। बहुत बड़ा वैल्यू तो है नहीं, तो बहुत बड़ा वैल्यू नहीं तो क्या करेंगे आप डायरेक्टली टारगेट जो भी वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए। 6 और 3 9, और कितना हो गया 8, 17, 17 9 कितना होता है 26, और 10 कितना होता है 36, 36 हो गया। तो इसका मतलब 36 और एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 36/5 कितना हो जाएगा 7.2। अगर 7.2 हो गया है एवरेज, तो इससे कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर 0.8 ज़्यादा है, तो 0.8 ज़्यादा है। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, डेसिमल 8 से कट गया 9, 11.1/9%। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन था वो किस महीने में टारगेट क्या है, एक बार पढ़ लो। किस माह में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य उत्पादन से 25% अधिक था। लक्ष्य उत्पादन से वास्तविक उत्पादन 25% अधिक था। अब ध्यान दीजिए जरा, इसमें अधिक है तो कहेंगे हाँ। 60 में कितना बढ़ा है 10, 30 में कितना बढ़ा है 20, आपको 25% बोल रहा है, 1/4। यहाँ देखिए 1/4 बढ़ा हुआ, 80 का 1/4 होता है 20, और यहाँ 20 बढ़ा हुआ, तो मतलब वो महीना कौन सा था, वो मार्च की बात हो रही थी, वो मार्च की बात हो रही थी। आगे आप चेक करना चाहेंगे, आगे चेक कीजिए, यहाँ तो घट गया, यहाँ 100 का 1/4 करेंगे, 25% मतलब 1/4 मतलब 125 होता तो ये आंसर हो सकता था। ये मात्र 120 है, तो ये आंसर नहीं है।
नेक्स्ट एक सवाल और है, उसको भी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्लियरली से। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा मुझे फ़ायदा होता है, आपको नहीं। मुझे फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन मेरे सामने होते हैं, और इसमें भी थोड़ी सी DI के क्लास में आपको दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कंटिन्यू नहीं रह रहे हैं, वो डिसअपियर हो जा रहे हैं थोड़ी देर में। मतलब क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप पॉज करके क्लास को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से, नोट करना नोट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए सॉल्यूशन के साथ। और अगर आप सॉल्यूशन पहले से ट्राई कर सकते हैं तो द बेस्ट होगा कि मतलब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे। देखिए बोल रहा है किसी स्कूल में जो नंबर ऑफ पास होते हैं स्टूडेंट और जो फेल होते हैं उसका जो डिटेल है वो हमारा दिया गया 2013-14 के सत्र के, 14-15 का, 15-16, 16-17, 17-18। तो इसमें ये ओवरऑल आप कह सकते हैं रिजल्ट है, मतलब 250 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 150 पास हुए हैं और 100 फेल हुए हैं। जो पहले जो दिया हुआ है वो पास का है, बाद वाला जो बार है वो फेल का है। या फिर कहें कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कौन सा पास कौन सा फेल है। सवाल बोल रहा है परसेंटेज पास का क्या हिसाब है, मतलब एवरेज बताइए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दीजिए कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स लगभग पास हुए हैं। इसके लिए आपको पता करना होगा कितने परसेंट स्टूडेंट्स या कितने स्टूडेंट्स आए थे क्लास स्कूल में थे और कितने पास हुए हैं। फिर से बात कर रहा हूँ वहीं पे, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले आप ध्यान करेंगे तो 1 0 सबके पास है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखेंगे, कैलकुलेशन में बिल्कुल ही नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे स्टूडेंट टोटल कितने हो गए हैं, तो कहेंगे सर 25। यहाँ स्टूडेंट कितने हो गए, 30। यहाँ स्टूडेंट 35। देखिए 5-5 हर जगह बढ़ रहे हैं। यहाँ कितने हो गए, 35, और यहाँ कितने हो गए, 40। मतलब आप परसेंटेज पास निकालने के लिए आपको पता करना होगा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो 25 और 35, 35, 70, 30, 100 और 140 से 20, 165 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से पास कितने हुए हैं, तो 15, 20, 30, 25, कितना हो गया, 25, 15, 40, 90, 120 आपके पास हो गए हैं। तो ये आपका परसेंटेज है, आपका लगभग वैल्यू पूछ रहा था। तो 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे 24, 6 से 4 से काट देते हैं, 4 6 24, 4 8 32, लगभग आपका कितना आ जाएगा, 3 25, 4 से काट दीजिए, 2 से 3 25, 25 या 75 के आसपास आ रहा है क्या, 75 मतलब थोड़ा सा कम आएगा, 75 से कम आना चाहिए। 73% एक ऑप्शन है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने 4 से काटा, इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिया, उसके बाद इसको 2 से काट दिया, 2 4 8, इसको 2 से काट दिया 3, इसको काट दिया 25, और 25 दिया 75 कर दिया। चूँकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी तो 75 से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि हमने इसको अपनी तरफ से नीचे वाले को कम किया है, तो वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है। तो ये लोगों को 75 से कम आएगा। आप ऑप्शन देखिए या फिर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन को क्लोज ले जाइए। सेकेंड बोल रहा है कि एवरेज फेल्ड स्टूडेंट्स बताइए। तो आपने अभी देखा कि 125 स्टूडेंट पास थे, इसी डेटा को मैं उठा रहा हूँ। 125 पास थे, 165 क्या थे आपके टोटल स्टूडेंट्स। तो एवरेज फील्ड कितने हो जाएंगे, तो बचेंगे 45, यही ना एवरेज फील्ड हैं। सब में से 0 हटाया तो 0 चिपका देता हूँ। कितने जगह की बात हुई थी, कितने स्कूल की, एवरेज फील्ड पर ईयर कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 90 स्टूडेंट्स एवरेज के हिसाब से आप कहेंगे कि फेल हुए हैं हर साल। अब देखिए आपका ऑप्शन में 90 होंगे, सेकेंड ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन 90 है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट कह रहा है, ये बोल रहा है कि पास और फेल का जो अंतर है किस साल मैक्सिमम है, पास और फेल का अंतर किस साल मैक्सिमम है। यहाँ पे 5 है अंतर, यहाँ पे 10 है अंतर, यहाँ पे आपका 25 अंतर है। हमें लग रहा है यही सबसे ज़्यादा होगा। ये हमारा 15 है और ये हमारा 20 है, तो सबसे ज़्यादा किस में अंतर है, 15 और 16 में। देखिए ऑप्शन आपके पास है, और इसका ऑप्शन हो गया 2015 और 16 में सबसे ज़्यादा पास फेल में अंतर रहा है। ये मेरा अपना तरीका क्वेश्चन लिखने का, जो कि मैं समझ जाता हूँ शॉर्टकट में कैसे क्या लिखा हुआ है। करा टोटल स्टूडेंट्स इंक्रीज, मतलब किस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, हाईएस्ट हैं, किस साल सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। मतलब इन व्हाट ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द हाईएस्ट कंपेरिजन टू द प्रीवियस।
ऑब्वियस है, पिछले साल से तुलना करके बताएंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स बढ़े हैं, यहाँ भी 5 बढ़े हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं बढ़े हैं, यहाँ तो 5 बढ़े हैं। मतलब या तो आंसर ये साल 5 बढ़ा तो ये आंसर होगा, या फिर ये आंसर होगा, या फिर ये आंसर होगा। यही 3 साल बढ़ा है, 14-15 में बढ़ा है, 16-17 में बढ़ा और 17-18 में बढ़ा है। अब परसेंटेज पास आपसे पूछ रहा है, तो आप मुझे यहाँ भी 5 बढ़ा है, लेकिन 35 में 5 बढ़ा है, यहाँ 30 में 5 बढ़ा है, और यहाँ 25 में 5 बढ़ा है। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? ऑब्वियस है 25 में 5 बढ़ना परसेंटेज में ज़्यादा हो जाएगा, जबकि 30 में 5 बढ़ना थोड़ा सा कम होगा, और 35 में 5 बढ़ना थोड़ा सा और कम होगा। मतलब कहेंगे कि 2014 और 2015 में, 2014 से 2015 में आपको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है? यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपने देखा डीआई का वो सवाल जिसको आप बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो कि पूछे हुए सवाल हैं, और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी आए हैं। तरीका आपको थोड़ा सा शॉर्टकट किया गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ सवाल के साथ आएंगे। आपके डीआई के और भी सवाल मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि इसी टाइप के हैं, बार ग्राफ के सेक्शन में आते हैं। तो उस सवाल को लेकर हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में आपसे से मिल रहे हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू।